हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो इकोलॉजी का हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज़। सो इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमने पढ़ लिया है, दो यूनिट्स। ओके, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये दो यूनिट्स हमने कर लिए हैं। सो अभी हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ करेंगे और फिर इसमें खाली एक यूनिट रहता है, वो है ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, वो भी हम आज करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू। स्नो ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ है जो कि एंटार्क्टिक रीजन में पाई जाती हैं, किस वजह से होती है? ऑप्शन ए, हाई रिफ्लेक्शन ऑफ light from snow. Option B, damage to retina caused by infrared rays. Option C, freezing of fluids in the eye by low temperature. Option D, inflammation of cornea due to high doses of UVB radiation. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डेट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोजेज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। सो स्नो ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ है जो कि एंटार्क्टिक रीजन में पाई जाती हैं। किससे होती हैं? जब यहाँ पर आपके आई में एक यहाँ पर एक पार्ट है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। जब आपके कॉर्निया में क्या होगी? इन्फ्लेमेशन। किसकी वजह से? यूवीबी रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेंट बी रेडिएशंस की वजह से। सो आपको पता है कि सन से अल्ट्रावायलेंट रेज आती हैं जो कि बहुत सारे डिजीज़ काज करती हैं, लाइक स्किन कैंसर हुआ, स्नो ब्लाइंडनेस अंटार्कटिक रीजन में यहाँ पर होती हैं इसकी वजह से। और इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉर्निया है या डैमेज होता है, इसकी इन्फ्लेमेशन होती है क्योंकि यहाँ पर जो हाई डोजेस ऑफ यूवीबी रेडिएशंस ये काज करती हैं। सो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने कल भी डिस्कस किया है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। सो यहाँ पर जो अर्थ समिट हुई थी कहाँ पे? रियो डी जनेरियो, जो कि कैपिटल है ब्राज़ील की, इन 1992 में। किसके लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। सो जो ये अर्थ समिट यहाँ पर की गई थी रियो डी जनेरियो में, जो कि कैपिटल है ब्राज़ील की, 1992 में, किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ CFCs, डेट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनटू द एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि यहाँ पर एक प्रोटोकॉल हुआ था। ओके, सो इस प्रोटोकॉल का मकसद यही था कि हमको रिड्यूस करने हैं इमिशंस किसके? CFCs के। ओके, CFCs जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। तो इन CFCs से क्या होता है? जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, ओके, O3 है, ओजोन है किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में, जो हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से जो कि सन से आती हैं। सो यहाँ पर आपको पता है कि जो CFCs हैं ये यहाँ पर ओजोन को डैमेज करती हैं। सो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल यहाँ पर बनाया गया जिसमें यही बोला गया कि हमको यहाँ पर इमिशंस रिड्यूस करने हैं CFCs के। ओके, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या था? उसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। सो आपको पता है कि जिनको टाइफाइड होता है, ओके, टाइफाइड फीवर होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? टाइफाइड जो होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये याद रखना। ओके, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ओके, साल्मोनेला टाइफी। सो आप यहाँ पर ये दो ऑप्शन में देख सकते हो। सो टाइफाइड फीवर यहाँ पर एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, याद रखना, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया से होते हैं जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ओके, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। सो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। सो और ये फिर किस टेस्ट से हम देखते हैं कि इसको यहाँ पर टाइफाइड है? उसका नाम है विडाल टेस्ट। ओके, विडाल टेस्ट। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, और विडाल टेस्ट से हम ये कंफर्म करते हैं टाइफाइड फीवर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज। आपको पता है कि वेस्टेज बहुत टाइप्स के होते हैं, एक टाइप है न्यूक्लियर वेस्टेज। ओके, जो न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर वेस्टेज निकलते हैं उनको हम यहाँ पर कहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं? किनको? न्यूक्लियर वेस्टेज को। ऑप्शन ए देख सकते हो आप, शूट द वेस्टेज इनटू स्पेस। ऑप्शन बी, बरी द वेस्टेज अंडर एंटार्क्टिक आइस कवर। ऑप्शन सी, डंप द वेस्टेज विद इन
rocks under deep ocean, option D bury the wastes within rocks deep below the earth's surface. So ऑप्शन डी यहाँ पर मोस्ट सूटेबल मेथड है, आपको बुरी करने हैं, ओके इनको यहाँ पर बुरी करना है इन वेस्ट्स को, कहाँ, विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस। आप इन न्यूक्लियर वेस्ट्स को यहाँ पर बुरी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो जो आज का डेट है 16 सितंबर, और आज का डेट है ओके 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि 19 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, ओके 19 सितंबर आपका एग्ज़ाम है, और आज 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोलूटेंट। आपको इनमें से बोलना है कि सेकेंडरी पोलूटेंट कौन सा है। अगर हम SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्राइमरी पोलूटेंट है। अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी प्राइमरी पोलूटेंट है। CO की बात करें, डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी प्राइमरी पोलूटेंट है। ओजोन, डेट इज O3, ये यहाँ पर सेकेंडरी पोलूटेंट है। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे कि आपने बोला कि ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, आपने तो उसको बोला था कि ये अच्छा है हमारे लिए, ओके ओजोन जो ओजोन गैस है, ओके ये ओजोन एक गैस होता है, ओके एक गैस होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ओके स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमको बचाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ओके। सो आपने बोला कि ये अच्छा है, ओके स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ओजोन है O3 है जो कि ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, ओके ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, उसको हम बेड ओजोन कहते हैं, ओके उसको हम बेड ओजोन कहते हैं, वही सेकेंडरी पोलूटेंट हैं। सो O3 एक गैस है, लाइक जो सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, इसी तरीके से O3 भी एक गैस है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में भी पाया जाता है और ट्रोपोस्फीयर में भी पाया जाता है। जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, ओके ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा ओजोन है, ये गुड ओजोन है, ये हमको बचाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पाया जाता है इसको हम बेड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये एक पोलूटेंट है, ओके ये एक पोलूटेंट है, ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं साबित हो रहा है। कौन सा? ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन है ये बेड ओजोन है, ये एक पोल्यूटेंट है। और कौन सा पोल्यूटेंट है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, इन स्ट्रेटोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। आपको बोलना है कि स्ट्रेटोस्फीयर में आपको पता है कि ओजोन पाया जाता है, गुड ओजोन जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं, जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम UV रेडिएशंस। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर ओजोन ख़त्म हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन से क्या? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होता है जब इसको यहाँ पर डिग्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट, एक इनमें से एक एलिमेंट कैटलिस्ट वहां पर यूज होता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, ओके ओजोन को डिग्रेड करने के लिए इनमें से एक कैटलिस्ट एक्ट करता है। सो कौन सा है? आयरन, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज क्लोरीन। क्लोरीन वहां पर स्ट्रेटोस्फीयर में कैटलिस्ट एक्ट करता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओके टू रिलीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, मेज द फॉलोइंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्नो ब्लाइंडनेस मैंने आपको पहले भी बोला कि किससे होती है? UVB रेडिएशन से। स्नो ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जो आइज़ में कॉर्निया होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है जब UVB रेडिएशन यहाँ पर आपके आइज़ पे फॉल करती हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर है यूट्रॉफिकेशन, ऑप्शन ए। यूट्रॉफिकेशन है न्यूट्रेंट एनरिचमेंट। सो न्यूट्रेंट एनरिचमेंट यहाँ पर सपोज लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, आपको पता है कि उनमें यहाँ पर जो हमारे घरों से वेस्ट्स निकलते हैं, ओके वो इन लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में जाते हैं, ओके। सो वहाँ पर न्यूट्रेंट एनरिचमेंट होती हैं, उसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। और ये न्यूट्रेंट एनरिचमेंट बिकॉज ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स होती हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स ये न्यूट्रेंट एनरिचमेंट होती हैं लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में। और इसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, किसको? न्यूट्रेंट एनरिचमेंट को, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स जो कि यहाँ पर वेस्ट्स इन पॉन्ड्स में चले जाते हैं। उसके बाद है जहम कल्टिवेशन। जहम कल्टिवेशन यहाँ पर किसके साथ रिलेट है? डिफॉरेस्ट्रेशन के साथ रिलेट है, ओके जहम कल्टिवेशन। सो यहाँ पर ये कल्टिवेशन करते हैं, पेड़ जो आपके ट्रीज़ हैं, पेड्स हैं, उनको एक काटते हैं, ओके जो पेड़ पौधे हैं उनको एक काटते हैं और जहम कल्टिवेशन करते हैं, ये डिफॉरेस्ट्रेशन के साथ रिलेट है। बचता है सैनिटरी लैंड। फिर सैनिटरी लैंड फिर यहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल हैं, जो वेस्टेज आप डिस्पोज करते हैं उनको हम सैनिटरी लैंडफिल्स कहते हैं। सो ये आप याद रखोगे ये पॉइंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। सो ये मैंने पहले भी बोला, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि साइन हुआ था 1987 में, किसके कंट्रोल के लिए, किसके कंट्रोल के लिए, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस लाइक CFCS। सो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये साइन किया गया था 1987 में, किसके लिए, कि हमको यहाँ पर इमिशंस, यहाँ पर जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनको हमको कम करना है। जो यहाँ पर लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनको हमने कम करना है, इनके इमिशंस को, क्योंकि ये ओजोन को यहाँ पर डिप्लीट या डिग्रेड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। ओके, सो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ओके, CFCS हैं। सो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर होती हैं। सो ये गैसेज इन जनरल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो अगर ये कम क्वांटिटी में होंगे तो ये हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हमारे अर्थ पे। जो यहाँ पर सन से रेडिएशंस आती हैं वो अर्थ पे फॉल होती हैं। ओके, ये मेरे पास सन है और ये अर्थ है, तो सन से रेडिएशंस आई है किस पे, गिर पड़ी अर्थ पे। तो अर्थ पे यहाँ पर ये वापस यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं। किससे? अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। और जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, CFCS, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके, ये इस इंफ्रारेड रेडिएशंस को यहाँ पर ट्रैप करती हैं, कैप्चर करती हैं, और हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओके, सो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारे फायदे के लिए हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सो यहाँ तक ये अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर रेज आई जो अर्थ पे फॉल हुई, अर्थ से वापस ये रिफ्लेक्ट हुई। ओके, इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पर ये जो गैसेज हैं इन्होंने इसको पकड़ा और यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहा हमारे अर्थ पे। लेकिन अगर अब ये गैसेस ज़्यादा क्वांटिटी में हुए, ओके, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में ये गैसेस पाए गए, ओके, अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई लाइक बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़्यादा हो गया। ओके, सो तब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैसेज यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर सारे रेडिएशन ये कैप्चर करेंगे और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो फ्लड्स आने लगेंगे। ओके, सो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर उससे कम प्रोडक्टिविटी निकलती है। सो फिर ये यहाँ पर नुकसानदेह हैं जब इन गैसेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। कम क्वांटिटी यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि यही इस रेडिएशन को यहाँ पर कैप्चर करते हैं अर्थ में, इसी से यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। सो ग्लोबल वार्मिंग हम इसी को कहते हैं। जब ये गैसेस ज़्यादा होंगे, ओके, तो ये ज़्यादा कैप्चर रेडिएशंस करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो उससे क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेज या ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और इसमें मीथेन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, CFCS हैं, ये याद रखना। उसके बाद है एसिड रेन। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड से यहाँ पर होता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन होता है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से, ये याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये याद रखना कि एसिड रेन किन की वजह से होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद है PAN, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट यहाँ पर किसका कंपोनेंट है? फोटोकेमिकल स्मोक का, याद रखना। सो ये पॉइंट्स में क्यों इतना डीप डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में एक चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे पॉइंट्स उसमें भी हैं। सो इसी वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपका जो पेन है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, ये यहाँ पर कंपोनेंट है किसका? फोटोकेमिकल स्मोक का। और जो ये पेन है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, याद रखना। ओके, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। जैसे ओजोन हमारे जो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता था वो भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इसी तरीके से जो ये पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट है, पेन है, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और ये किसका कंपोनेंट है? फोटोकेमिकल स्मोक का। तो हो गया ये भी। उसके बाद है DDT। DDT को यहाँ पर ऑप्शन 3 आ जाएगा, डेट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है कि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। आपको पता है कि जो हमारे पास पॉन्ड सपोज हैं उसमें पहले फाइटोप्लैंक्टोनस प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टोनस को कौन खाते हैं? ज़ूप्लैंक्टोनस। ज़ूप्लैंक्टोनस को स्मॉल फिशेस खाते हैं, और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाते हैं। तो लार्ज फिश जब मर जाती हैं, सपोज बीच पे आ गई, तो वहाँ पर इसके जो परिंदे खाते हैं इस लार्ज फिश को। सो यहाँ पर आपको पता है कि
वेस्ट्स समंदर में चले जाते हैं, सो टॉक्सिन समंदर में प्रेजेंट होते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन्स के बॉडी में थोड़े बहुत एक्यूमुलेट हो गए, फिर जूप्लैंक्टन्स के बॉडी में, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल फिश, उसके बाद लार्ज फिश। सो फिर जो ये बर्ड जिसने ये लार्ज फिश खाई तो इसके बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए। सो इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिस यही जो ट्रॉपिक लेवल्स पे जो ये टॉक्सिन्स इन ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होते हैं इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। सो डीडीटी भी टॉक्सिन है, आपको पता है डीडीटी भी टॉक्सिन है। सो ये इस आ जाएगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो सभी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, एरियोसॉल्स हैविंग कार्बन एंड फ्लोरीन कंपाउंड्स आर चीफली रिलीज्ड बाय रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल्स। एक ऑप्शन है जेट्स। सो ये जेट्स रिलीज करते हैं, जो जंगी जहाज़ होते हैं ना, जेट्स। सो जेट्स यहाँ पर एरोसॉल्स रिलीज करते हैं जिसमें क्या होता है कार्बन एंड फ्लोरीन, जिसकी वजह से ओजोन यहाँ पर डिप्लीट होता है, ये याद रखना। सो जेट्स ओजोन डिप्लीशन का काज है, क्योंकि ये एरोसॉल्स रिलीज करते हैं जिसमें कार्बन एंड फ्लोरीन होता है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम excess of TDS, excess of chlorides, excess of dissolved oxygen, methemoglobin. So the correct option for blue baby syndrome, it is a syndrome and it is a result from methemoglobin. Option D is the correct option for this question number 14. Now यहाँ पर और एक important question है, BOD biological oxygen demand is a measure of। So जो हमारे पास लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, आपको पता है कि इनमें क्या चला जाता है, वेस्ट्स फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज। ओके, सो इनमें वेस्ट चले जाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट्स। ओके, सो अब जो ये वेस्ट्स होते हैं किसी पॉन्ड में, किसी लेक में, अब यहाँ पर ये डिग्रेड होते हैं किसकी वजह से, जो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। सो पॉन्ड में, लेक में या रिवर में यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि डिग्रेड करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को। सो ये याद रखना। ओके, सो यहाँ पर ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इनको ऑक्सीजन ज़रूरत है। सो बायोलॉजिकल, ओके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये ऑक्सीजन डिमांड है। ऑक्सीजन डिमांड क्यों है, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। किसके लिए, जो वेस्ट्स प्रेजेंट है लेक में इसको डिग्रेड करने के लिए। सो वेस्ट्स प्रेजेंट है लेक में, इसका मतलब यहाँ पर पोल्यूशन है, किसमें, लेक में या पॉन्ड में। सो ये क्या बोलेगा, BOD क्या बोलेगा यहाँ पर, एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितना पोल्यूशन लेक में है या पॉन्ड में है, ओके, विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि डिग्रेड कौन करता है, एरोबिक बैक्टीरिया। उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितनी डिमांड है, ओके, ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, ऑक्सीजन की इस लेक में डिग्रेड करने के लिए। क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट्स कौन डिग्रेड करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया। सो जिस लेक की BOD सबसे ज़्यादा होगी उसमें पोल्यूशन भी ज़्यादा हो गया। ओके, BOD ज़्यादा होगी मीन्स ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। क्यों डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पर इस पोल्यूशन को डिग्रेड करना है, कौन करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया। सो हाई BOD मीन्स हाई पोल्यूशन। सो BOD इज ए मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, UV रेडिएशंस ब्रिंग अबाउट स्किन कैंसर, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर। सो स्किन कैंसर होगा UV रेडिएशंस की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड्स इज wheat field, paddy field, cotton field, groundnut field. So the correct option is option B, that is paddy fields. Okay, paddy field से यहाँ पर मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, अल्ट्रा वायलेंट लाइट काजेज, UV जो रेडिएशन हैं ये क्या काज करेंगी, फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन, स्टिकी मेटाफेज, फोटोडायनेमिक एक्शन। ऑप्शन D, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कंप्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन D, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कंप्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स। आपको पता है कि DNA हमारे सेल्स में पाया जाता है, ओके, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो यहाँ पर आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, कंप्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडनिन एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। आपको ये भी पता होगा कि एडनिन एंड थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और साइटोसिन एंड गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर जो UV रेडिएशंस हैं ये यही म्यूटेशन करती हैं हमारे जीन्स में, हमारे DNA में, इससे म्यूटेशन होती हैं। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये डिस्ट्रक्ट होते हैं, हमारे DNA में चेंजेस आते हैं इन UV रेडिएशन से।
ओके। सो ये याद रखना कि यूवी रेडिएशन से म्यूटेशन जीन्स में आती हैं, वही हुआ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स। जीन एक्चुअली क्या है, एक यहाँ पर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ओके, सो डीएनए में यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना या यहाँ पर जीन में डिस्ट्रक्शन करना, ओके, डीएनए में डिस्ट्रक्शन करना, ये कौन करता है, यूवी रेडिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, सिलेक्ट द करेक्टिव स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। ऑप्शन ए आप देख सकते हो 10 माइक्रोमीटर साइज क्रिएट सेवर लंग डिजीज। ऑप्शन बी मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर gets trapped in lungs and cause problems. Option C less than 2.5 micrometer penetrates deep into lungs. Option D none. So the correct option is option C। जो particulate matter आपके ईयर में पाया जाएगा, जिससे ईयर पोल्यूशन होता है, particulate matter। सो इसका साइज जब लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होगा, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये आपके लंग्स में डीप पेंट्रेट करेगा और प्रॉब्लम्स करेगा। ओके, सो लेस देन 2.5, मोर देन 2.5 नहीं है। ओके, लेस देन 2.5 जब इसका साइज होगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू CPCB। CPCB याद रखना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके मुताबिक यहाँ पर पार्टिकुलेट साइज जब 2.5 माइक्रोमीटर होगा या इससे कम, ओके, 2.5 या इससे कम, 2.5 या इससे कम, तो क्या होगा, ये किस रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर डीप लंग्स में चला जाता है और यहाँ पर ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है, लाइक इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, डैमेज टू लंग्स। ओके, सो याद रखना अकॉर्डिंग टू CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जब साइज लेस देन और इक्वल टू 2.5 होगा, ओके, तब ये प्रॉब्लम्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले भी मैंने डिस्कस किया है। ग्रीन हाउस गैसेज आर, ऑप्शन ए एब्जॉर्ब्स of long wave radiations from earth, transport to both solar radiations and long wave radiations from earth, absorbs of solar radiations from warming the atmosphere of earth, transparent to emission from earth, passages into outer space। जो मैंने उस क्वेश्चन में भी बोला था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ। ओके, आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास सन है, फिर से मैं बोलूँगा, ओके, ये सन है, तो यहाँ से रेडिएशंस आएंगी, ये किस पे गिरेगी, हमारे अर्थ के सरफेस पे। सो ये अर्थ का सरफेस है, ये सन से रेडिएशंस आ गई। ओके, तो जब ये अर्थ पे गिरेगी तो अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशंस वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो ये IAS एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अर्थ यहाँ पर वापस कौन सी रेडिएशंस इमिट करती हैं। IAS UPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, IAS के अर्थ यहाँ पर कौन से यहाँ पर रेडिएशंस वापस इमिट करता है। सो सन से यहाँ पर रेडिएशंस आ गई, अर्थ पे गिरी, तो अर्थ से यहाँ पर वापस ये रिफ्लेक्ट होती हैं कौन सी, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं। तो यहाँ पर अब ग्रीन हाउस गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, याद रखना, मीथेन है, याद रखना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, लाइक N2O है, ओके, याद रखना, और हमारे पास CFCS हैं, ओके, याद रखना, ओके, CH4 हैं, N2O हैं, ओके, मीथेन है। सो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 हो गया। ओके, सो याद रखना, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4, ये दो सबसे ज़्यादा होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। N2O हैं, डेट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं। O3 हैं, ओजोन है, जो कि बेड ओजोन है ट्रोपोस्फेयर में। ओके, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आप वाटर वेपर भी याद रख सकते हो। ओके, 6। सो और यहाँ पर आप CFCS भी याद रख सकते हो। सो मेन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ओजोन है, वाटर है, CFCS है। मेन यहाँ पर ये 3 हैं। ओके, सो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सो मैंने यहाँ पर बोला था कि सन है मेरे पास, सन से रेडिएशन आ गई, अर्थ पे गिर गई, अर्थ से ये वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर गैसेस हैं। तो इन गैसेस ने इन रेडिएशन को यहाँ पर पकड़ लिया और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया। ओके, टेम्परेचर मेंटेन किया किस पे, अर्थ पे। सो यहाँ तक ठीक है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। सो एब्जॉर्ब्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ, ये एब्जॉर्ब करती हैं और टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। जब ये गैसेस इंक्रीज हो गए, ओके, हमने यहाँ पर बर्निंग किया फॉसिल फ्यूल्स से, सो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया। सो जब ये गैसेस इंक्रीज हो गई, ओके, इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर अब ज़्यादा होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे। सो उसको हम फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, MIC एंड चेर्नोबिल ट्रेजेडीज ऑकर एट।
आपको पता है कि दो बड़े इंसिडेंट यहाँ पर हमारे हिस्ट्री में हो गए हैं। एक तो MIC जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं, और जो चेर्नोबिल ट्रेजेडी ये यहाँ पर यूक्रेन में हुई थी। ओके, यूक्रेन में हुई थी। और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसको हम MIC भी कहते हैं, ये यहाँ पर भोपाल में हुई थी, जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर डेट्स भी आपको याद रखने हैं। ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में यहाँ पर हुआ था, और जो चेर्नोबिल यहाँ पर चेर्नोबिल इंसिडेंट ये यूक्रेन में 1986 में हुआ था। यहाँ पर जो MIC हैं ये स्टैंड करता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस था जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हो गया, और इससे बहुत यहाँ पर जाने यहाँ पर चली गई। ओके, MIC याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, यही वो गैस था जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हो गया, और चेर्नोबिल इंसिडेंट यूक्रेन में 1986 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, मिनीमाटा डिजीज़ फर्स्ट ऑकर्ड इन। मिनीमाटा डिजीज़ यहाँ पर फर्स्ट कहाँ पर देखी गई? जापान में। ओके, ये याद रखना है, मिनीमाटा डिजीज़ जापान में यहाँ पर फर्स्ट देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड। मैंने पहले भी बोला कि ग्रीन हाउस गैसेज में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, मीथेन है, डेट इज CH4, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CH4, N2O है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ना ही N2 हैं। यहाँ पर भी N2 यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, NH3 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, मीथेन हैं, CFC हैं, NO2 हैं, वाटर वेपर हैं, और ओजोन हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मेन जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, विच पिगमेंट्स प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम UV डैमेज। UV रेडिएशन से यहाँ पर प्लांट्स में जो पिगमेंट होते हैं, कौन प्रोटेक्ट करता है इस प्लांट को फ्रॉम UV रेडिएशंस? एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, दूसरा है ज़ैंथोफिल, तीसरा है कैरोटिनाइड्स, और डी यहाँ पर फाइकोसाइनिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज कैरोटिनाइड्स। कैरोटिनाइड्स यहाँ पर प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम UV रेडिएशंस, और इसको बचाता है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आपको आना चाहिए, हाई BOD इंडिकेटर्स हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ओके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो वाटर है वो पोल्यूटेड है। ओके, हाईली पोल्यूटेड वाटर, क्योंकि यहाँ पर इसमें वेस्ट ज़्यादा होंगे, इसी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, इसको डिग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्वीडन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है साउथ अफ्रीका में यहाँ पर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गई थी। ओके, इससे पहले भी मैंने वो बोला था ना, जो यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। ओके, जो कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ था, वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी मैंने बोला है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ DDT फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। जो यहाँ पर DDT है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे मैंने वहाँ पर एग्जांपल दी थी, फाइटोप्लैंक्टन से ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश से लार्ज फिश को फिर यहाँ पर बर्ड खाएगा, फिश ईटिंग बर्ड। तो यहाँ पर जो DDT इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, इसी को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट्स। फ्लोराइड पोल्यूशन से यहाँ पर टीथ इफेक्ट होते हैं। ओके, दांत। ओके, टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होगा? ग्रीन हाउस गैसेस से। ग्रीन हाउस गैसेस इनमें से कौन कौन है? CO2 एंड O3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, मोस्ट हार्मफुल पेस्टिसाइड इज। हार्मफुल पेस्टिसाइड यहाँ पर इनमें से कौन सा है मोस्ट हार्मफुल? DDT हैं। ओके, DDT मोस्ट हार्मफुल पेस्टिसाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, यूट्रोफिकेशन इज अ टाइप ऑफ लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज़ वाटर पोल्यूशन। यूट्रोफिकेशन इज अ टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो कि मैंने पहले भी बोला कि जब लेक्स में न्यूट्रेंट एनरिचमेंट होती है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स की वजह से, तो यहाँ पर आपको फिर पता है कि अलगल ब्लूम भी होता है। ये वाटर पोल्यूशन एक टाइप है यूट्रोफिकेशन, जब
वेस्ट्स फ्रॉम होम्स इंडस्ट्री चले जाते हैं पोन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स में, तो जो रिच होते हैं नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स में, तो उससे यूट्रोफिकेशन होती है। यूट्रोफिकेशन मतलब न्यूट्रेंट एनरिचमेंट इन लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन एन एरिया वेयर DDT हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइंड बिकॉज। ऑप्शन ए बर्ड्स स्टॉप लेइंग एग्स, ऑप्शन बी अर्थवर्म्स डिसअपीयर्ड, ऑप्शन सी कोबराज स्टार्टेड फीडिंग ऑन बर्ड्स, ऑप्शन डी मनी बर्ड्स एग्स डिड नॉट हेच। सो जहाँ पर हमने DDT का ज़्यादा यूज़ किया, ओके, जो कि पेस्टिसाइड हैं, ओके, तो बर्ड पॉपुलेशन वहाँ पर डिक्लाइन हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे क्या होता है कि जो बर्ड्स के एग हैं ये हेच नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, चीफ एयर पोल्यूटेंट विच इज़ लाइकली टू डिप्लेट ओजोन लेयर। सो किसकी वजह से यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है? ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड फ्लोरोकार्बन। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जेट इज फ्यूरॉन्स। ओके, इनकी वजह से यहाँ पर ओजोन डिग्रेडेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व्स मोर रैपिडली इन ब्लड हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पर ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसके साथ बाइंड होने से, सो हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। सो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे RBCs में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेकिन ज़्यादा टेंडेंसी इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से होती हैं 300 टाइम्स, ओके, ज़्यादा किससे? ऑक्सीजन से। किसको? हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, सो ये याद रखना, ओके। सो हीमोग्लोबिन को यहाँ पर ज़्यादा टेंडेंसी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देन ऑक्सीजन, मगर हमारे जिस्म में इसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू द पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर सॉइल नॉस्टॉक। सो पहले भी बोला कि एयर है, ओके, फोटोकेमिकल स्मॉग यहाँ पर एयर पोल्यूशन है, ओके। इसका जो कंपोनेंट है पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, जो मैंने बोला था, जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट था। सो इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट, एनवायरमेंटल इश्यूज़। सो अब हमारे इकोलॉजी में खाली एक चैप्टर है और वो है ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, वो भी हम आज करेंगे। तो फिर देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्या उठाएंगे।